21 मई 1991 रात के 10:12 का टाइम। तमिलनाडु की श्री पेरम्बदूर नाम की जगह जहां एक चुनावी रैली हो रही थी। रैली में हजारों की भीड़ थी और उस भीड़ में छुपा था मौत का सौदागर। लेकिन किसी को इस बात की खबर नहीं थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी उस रात वहां पहुंचे, मुस्कुराते हुए, हाथ जोड़ते हुए, जनता से मिलते हुए। और तभी एक लड़की आगे बढ़ी। उसके हाथ में चंदन की माला थी, ऑरेंज और हरे रंग का सूट पहना हुआ था, चेहरे पर मासूमियत का नकाब ओढ़े हुए। उसने राजीव गांधी को माला पहनाई, फिर नीचे झुकी उनके पैर छूने के लिए। लेकिन अगले ही पल एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। 46 साल के राजीव गांधी 17 और बेगुनाह लोगों के साथ उस हमले में अपनी जान गंवा बैठी। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। ये था भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सुसाइड बम हमला। लेकिन सवाल ये है, इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कौन था? किसने बुना था ये खूनी जाल और किसने चुना था उस लड़की को मौत का हथियार बनने के लिए? उस आदमी का नाम था शिवरासन। उस आदमी की एक ही आंख थी, वो दुनिया को एक ही आंख से देखता था और शायद अपनी दूसरी आंख से वो देखता था अपने दुश्मन की मौत को। LTTE के उसके साथी उसे उठारी कनन के नाम से बुलाते थे, यानी कि एक आंख वाला इंसान। दुनिया उसे जानती थी वन आइड जैक के नाम से। आज का एपिसोड बहुत ही रोचक होने वाला है, तो इस एपिसोड को पूरा देखिएगा और पसंद आने पर लाइक और शेयर भी कीजिएगा। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। पूरा देश सदमे में था और इस सदमे के बीच प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे राजीव गांधी। वैसे तो वो एक पायलट थे और इंदिरा गांधी के बड़े बेटे। राजीव गांधी की दिलचस्पी पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं थी। वो इंदिरा गांधी का एक ऐसा बेटा था जिसने राजनीति नहीं चुनी थी, बल्कि राजनीति ने उसे चुन लिया था। 1984 से 1989 तक वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन ये 5 साल किसी भी तरह से उनके लिए आसान नहीं थे। एक तरफ देश में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद बहुत उबाल भर रहा था, पूरे देश का माहौल गरमाया हुआ था। दूसरी तरफ पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो घाव बने हुए थे वो अभी तक भरे नहीं थे। पंजाब में भी बहुत तनाव था, बहुत दर्द था। और तीसरी तरफ ISI ने इंडिया में आग लगा के रखी हुई थी। लेकिन इस सब के बीच में एक आग और थी, और वो आग जल रही थी हिंदुस्तान की सरहद के पार श्रीलंका में। श्रीलंका में वहाँ के लोकल तमिल लोगों और वहाँ के सिंहली लोगों के बीच में एक लड़ाई थी और श्रीलंकन सरकार वहाँ तमिल लोगों को दबा रही थी। वहाँ के बहुत सारे तमिल लोगों का एक सपना था कि श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों को काटकर तमिल लोगों के लिए एक अलग देश बनाया जाए जिसका नाम होगा तमिल ईलम। ये सपना धीरे धीरे श्रीलंका में एक खूनी संघर्ष में बदलता जा रहा था। वहाँ की सरकार के खिलाफ कई छोटे बड़े संगठन बन गए। वो संगठन फिर बड़े हुए और बाद में फिर उनमें से कईयों ने हथियार उठा लिए। और 1976 में प्रभाकरण नाम के एक आदमी ने एक ऐसा ही संगठन खड़ा किया जिसका नाम था LTTE, यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ये कोई साधारण संगठन नहीं था। ये एक ऐसी मशीन थी जो खून से चलती थी, जो मौत बांटती थी, जो सुसाइड बॉम्बर तैयार करती थी। और यही LTTE एक दिन भारत की सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली थी। 29 जुलाई 1987 श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौतों को इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड का नाम दिया गया। भारत ने वादा किया कि श्रीलंका में शांति बहाल करने के लिए हम श्रीलंका की मदद करेंगे। हम अपनी फौज श्रीलंका भेजेंगे जो वहाँ शांति को बरकरार करने में मदद करेगी। और इसलिए भारत ने वहाँ अपनी फौजें रखी। इस फौज को वहाँ भेजने के मिशन का नाम रखा गया IPKF, यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। इसका काम था श्रीलंका में शांति बहाल करना। लेकिन शांति तो वहाँ आई नहीं, बल्कि वहाँ तो एक नई जंग शुरू हो गई। और यही वो मोड़ था जहाँ से राजीव गांधी की किस्मत भी बदलनी शुरू हो गई थी। उस वक्त राजीव गांधी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये फैसला उनकी जान ले लेगा। श्रीलंका और भारत के बीच समझौता हो गया था।
कागज पर दस्तखत भी हो गए थे। भारत ने सोचा कि हमने शांति का रास्ता खोल दिया है, लेकिन श्रीलंका में LTTE के अंदर जो माहौल था वो शांति का नहीं था, बल्कि वो गुस्से और नफरत का था, बदले का था। जैसे ही इंडो श्रीलंका अकॉर्ड की खबर पब्लिक हुई, LTTE आग बबूला हो गई और इस आग का सबसे बड़ा निशाना था राजीव गांधी। प्रभाकरण की नज़रों में राजीव गांधी अब एक दोस्त नहीं थे, बल्कि वो LTTE के दुश्मन थे। खैर, IPKF शांति लाने के इरादे से श्रीलंका पहुंची, लेकिन 7 अक्टूबर 1987 को ही LTTE ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने भारत की फौज पर हमला बोल दिया। अंधाधुंध गोलीबारी, बम विस्फोट, सुसाइड बॉम्बर। जो फौज वहां शांति लाने गई थी, उसी फौज का खून बहने लगा। भारत के जवान शहीद होने लगे और प्रभाकरण चिल्ला रहा था, ये सब राजीव गांधी की वजह से हुआ है और उसी की वजह से ये लोग मारे जा रहे हैं। भारत के लिए LTTE की नफरत की जड़ें अब और गहरी होती जा रही थी। मार्च 1990 की बात है। 3 साल बाद IPKF को वापस बुला लिया गया, क्योंकि श्रीलंका में हालत बिल्कुल भी नहीं सुधरे थे। भारत की फौज को वहां से एज ए फेलियर लौटना पड़ा, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसा दुश्मन छोड़ आए थे जो और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। प्रभाकरण ने डिसाइड कर लिया था कि जिसने ये अकॉर्ड साइन किया है उसे हम टारगेट करेंगे, और वो शख्स था राजीव गांधी। 1990 में राजीव गांधी की सत्ता चली गई और वो अब देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन उनके ऊपर से खतरा गया नहीं। वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनकर बैठे थे। देश की राजनीति में अभी भी वो सबसे बड़ा चेहरा थे और उसी चेहरे पर LTTE की नज़र थी। खुफिया रिपोर्ट आ रही थी और संकेत मिल रहे थे, इशारे हो रहे थे कि श्रीलंका से राजीव गांधी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। 1991 का साल चुनाव का साल था। पूरे देश में चुनावी माहौल था। राजीव गांधी हर शहर, हर गांव, हर गली जाकर रैली कर रहे थे। वो जनता से मिल रहे थे। वो सबके साथ मुस्कुराते, हाथ जोड़ते और सबसे खुले दिल से मिलते थे। उन्हें नहीं पता था कि मौत का साया उनके पीछे लगा हुआ है। इस चुनाव में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। ये हर पॉलिटिकल पार्टी जैसा घोषणा पत्र बनाती है, वैसा ही एक आम सा घोषणा पत्र था, लेकिन उस घोषणा पत्र में एक लाइन थी जो अलग थी, और वो लाइन थी कि कांग्रेस अगर वापस पावर में आई तो इंडो श्रीलंका अकॉर्ड को बरकरार रखा जाएगा, IPKF को दोबारा श्रीलंका भेजा जाएगा, श्रीलंका में LTTE के मुख्यालय तक। जब ये लाइन पहुंची तो वहां तो जैसे आग ही लग गई। प्रभाकरण के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, अगर राजीव गांधी फिर प्रधानमंत्री बन गए तो IPKF श्रीलंका आएगी और तमिल इलम बनने का उसका सपना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और इसी एक सोच ने, इसी एक खौफ ने उससे एक फ़ैसला करवा दिया, एक ऐसा फ़ैसला जो भारत को हमेशा के लिए कभी ना भरने वाला घाव देने वाला था। प्रभाकरण ने अपने इंटेलिजेंस चीफ को बुलाया। उसका नाम था पोट्टू अम्मान। वो LTTE का सबसे खतरनाक और शातिर दिमाग वाला इंसान था। प्रभाकरण ने उसे राजीव गांधी की हत्या का मिशन दिया। LTTE के अंदर इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन वेडिंग। अब सवाल ये था कि ये होगा कैसे और इस प्लान को अंजाम कौन देगा। इतने बड़े शख्स की इतनी कड़ी सुरक्षा को इतने बड़े देश के बीच में कैसे भेदेंगे। वो आदमी जिसने ये जिम्मेदारी उठाई, वो आदमी जिसने ये साजिश बुनी, उसका नाम था चंद्रशेखरम पिल्लई पकिया चंद्रन। दुनिया उसे शिवरासन के नाम से जानती थी। उसकी एक ही आंख काम करती थी जिससे वो दुनिया को देखता था, दूसरी आंख से शायद वो मौत को देखता था। वो वन आइड जैक के नाम से भी मशहूर था। 1958 में श्रीलंका के जाफना शहर से 32 किलोमीटर दूर एक छोटी सी जगह उर्दू पीढ़ी के एक घर में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया चंद्रशेखरम। आगे चलकर जिसे दुनिया शिवरासन के नाम से जानने लगी। उसका बाप एक कट्टर तमिल राष्ट्रवादी था और उसने अपने बेटे को बचपन से ही तमिल राष्ट्रवाद सिखाया और एक तमिल इलम बनाने का सपना दिखाया। उसके पिता ने उस बच्चे के दिल में तमिल राष्ट्रवाद कूट कूट के भर दिया। तुम तमिल हो, तुम्हारी एक अलग पहचान है,
एक अलग देश होना चाहिए तुम्हारा। वो बच्चा बचपन से ही ये सब बातें सुनता था और धीरे धीरे ये सब बातें उसके दिमाग में आकर बसने लग गई। फिर आया 1977, वो साल जिसने सब बदल दिया। उसका बाप चल बसा। अचानक हुई उस मौत ने घर की सारी जिम्मेदारी उस नौजवान के कंधे पर डाल दी। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा, उसका स्कूल छूट गया, पढ़ाई छूट गई। उसने घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम शुरू कर दिए, लेकिन जो आग उसके बाप ने उसके दिल में जलाई थी वो बुझी नहीं, बल्कि वो समय के साथ और भड़क गई। क्योंकि यही लगभग वो वक्त था जब प्रभाकरण ने LTTE बना ली थी। श्रीलंका में माहौल गर्म था। तमिल लोगों का सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। तमिल ईलम की मांग आसमान छू रही थी और उस माहौल में शिवरासन का गुस्सा रोज बढ़ता जा रहा था। उसकी कई बार गिरफ्तारियां हुई, कई मामलों में उसका नाम आया, लेकिन वो ना तो रुका, ना झुका और ना ही टूटा। 1983 में उसने एक टेलो नाम की ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली, जिसका मतलब था तमिल ईलम लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिटेंट संगठन था, लेकिन टेलो उसके लिए काफ़ी नहीं था। उसे तो सबसे बड़ा मन चाहिए था, सबसे बड़ी ताकत से जुड़ना चाहता था वो, और वो ताकत थी LTTE। उसने टेलो छोड़ दिया और LTTE में कदम रख लिया। LTTE में आते ही शिवरासन रॉकेट की तरह ऊपर उठता चला गया। उसके अंदर बहादुरी थी, उसका दिमाग बहुत तेज था और उसमें कठोरता भी थी। हर मिशन में वो सबसे आगे रहता था। लेकिन एक दिन जाफना के जंगलों के पास श्रीलंकाई फौज के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से गोलियां चली। इस गोलीबारी में उसे एक गोली सीधे उसकी बाईं आंख पर आकर लग गई। उसकी बाईं आंख हमेशा के लिए खराब हो गई, लेकिन उसका इरादा अभी भी वैसे ही मजबूत था। अब उसके पास सिर्फ एक आंख बची थी। उसके LTTE के साथियों ने उसे उठारी कनन कहना शुरू कर दिया। तमिल में इसका मतलब होता है एक आंख वाला इंसान, और आगे चलकर दुनिया उसे वन आइड जैक के नाम से जानने लगी। 1990 में LTTE के अंदर एक फैसला हुआ और शिवरासन को कैप्टन बना दिया गया। लेकिन LTTE के इंटेलिजेंस चीफ पोट्टू अमान का दिमाग सिर्फ तरक्की देने से नहीं मानता था। उसे तो पहले शिवरासन के काबिलियत का सबूत चाहिए था। उसका सिंपल सा रूल था, पहले अपने आप को साबित करो और फिर आपको बड़ा मिशन मिलेगा। तो शिवरासन को भी एक टेस्ट दिया गया, एक ऐसा टेस्ट जो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था। उस वक्त श्रीलंका में एक और संगठन था, EPRLF, जिसका मतलब था इलम पीपल्स रिवोल्यूशनरी लिबरेशन फ्रंट। ये एक प्रो इंडिया संगठन था। ये ग्रुप LTTE की नज़रों में एक दुश्मन ग्रुप था, क्योंकि ये प्रो इंडिया था। इसका जनरल सेक्रेटरी थे कांता स्वामी पद्मनाभ उर्फ रंजन, और रंजन उस वक्त भारत के अंदर चेन्नई में थे। पोट्टू अमन ने शिवरासन को बुलाया, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, चेन्नई जाओ और रंजन को ख़त्म करो। बिना एक पल रुके शिवरासन चेन्नई पहुंच गया। पहले वो चेन्नई में जाकर रंजन के करीब आया, उसके लोगों से घुल मिल गया, उसने उनका भरोसा जीता, और जब सही मौका आया तो उसने अपना असली चेहरा दिखाया। दिन दहाड़े चेन्नई की सड़कों पर उसने और उसके साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और रंजन और उसके साथियों पर गोलियां और ग्रेनेड की बरसात कर दी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, और जब धुआं छटा तो कांता स्वामी पद्मनाभ उर्फ रंजन मारे जा चुके थे। उनके साथ 13 और लोगों की जानें भी गई थी। शिवरासन ने अपना पहला बड़ा मिशन बिना किसी गलती के पूरा कर दिया था। चेन्नई से जब शिवरासन वापस लौटा तो LTTE के दफ्तर में उसका कद आसमान छू चुका था। पोट्टू अमन उससे बहुत खुश हुआ। प्रभाकरण तो और भी ज़्यादा खुश हुआ। इसके बाद प्रभाकरण ने खुद शिवरासन को अपने पास बुलाया और अपने सामने बैठाया। फिर उसने उसे LTTE के इतिहास का सबसे बड़ा मिशन दिया, राजीव गांधी की हत्या का मिशन। लेकिन यह मिशन रंजन वाले मिशन जैसा नहीं था, जहां गोली और ग्रेनेड से काम चल जाता हो। इस मिशन में वो सब नहीं चल सकता था, क्योंकि राजीव गांधी की सुरक्षा किसी किले से कम नहीं थी। अगर यहाँ गोली या ग्रेनेड चलाओगे तो तुम खुद मारे जाओगे, और अगर खुद मारे जाओगे तो मिशन फेल हो जाएगा। शिवरासन ये जानता था, तो उसके शातिर दिमाग ने एक नया रास्ता सोचा।
एक ऐसा रास्ता जो भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। इंसानी बॉम्ब, ह्यूमन बॉम्ब, सुसाइड बॉम्बर। एलटीटी के लिए ये तरीका कोई नया तरीका नहीं था, वो इससे पहले भी इसे इस्तेमाल कर चुके थे। लेकिन भारत में इतने बड़े नेता पर, इतने बड़े पैमाने पर ये पहली बार होने वाला था। शिवरासन ने अपनी खुद की टीम चुनी। एक एक नाम बहुत सोच समझ कर चुना गया। मुरुगन, रविचंद्रन, संथन, नलिनी। इस टीम में 2 औरतें और भी थी जो मौत का हथियार बनने वाली थी। पहली थी धनु, जो मुख्य सुसाइड बॉम्बर थी, जिसे राजीव गांधी तक पहुंचना था और ट्रिगर दबाना था। और दूसरी थी शुभा, वो एक बैकअप बॉम्बर थी। अगर धनु का प्लान किसी वजह से फेल हो जाता तो शुभा को आगे बढ़ना था और बॉम्ब को ब्लास्ट करना था। एलटीटी की टीम तैयार थी, उसका प्लान तैयार था। शिवरासन इस मिशन को पूरा करने के लिए श्रीलंका से तमिलनाडु के लिए निकल गया। ये एक ऐसा मिशन था जो हिंदुस्तान की तकदीर को बदलने वाला था। तमिलनाडु पहुंचने के बाद शिवरासन के सामने पहला सवाल ये था कि इस मिशन के लिए पैसा कहां से आएगा। इतने बड़े ऑपरेशन के लिए फंडिंग चाहिए थी, सेफ हाउस चाहिए थे, हथियार चाहिए थे, लोगों को काफ़ी दिनों तक वहां रखना था। ये सब बिना पैसे के पॉसिबल नहीं था। एलटीटी ने इसका रास्ता निकाला। उन्होंने 5 किलो सोना श्रीलंका से तमिलनाडु भेजा। जब ये सोना शिवरासन के हाथ लगा तो उसने ये सोना बेच दिया और इसके बदले उसे मिले 19,36,000 रुपये, जो उसने इस ऑपरेशन को फंड करने के लिए इस्तेमाल किए। पैसा हाथ में आते ही शिवरासन ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने तमिलनाडु में अलग अलग जगहों पर कई सेफ हाउस तैयार किए। ये उसकी सोची समझी रणनीति थी। वो जानता था कि हत्या के बाद पुलिस और एजेंसीज उसके पीछे पड़ेंगी, इसलिए पहले से ही उसने कई सेफ हाउस तैयार करके रखे हुए थे। इन्हीं सेफ हाउसेज में वो अपनी टीम से मिलता था, प्लानिंग करता था और हर छोटी बड़ी तैयारी की निगरानी करता था। अब बस एक चीज तय करनी थी, जगह और तारीख। शिवरासन को पता था कि 1991 के आम चुनाव के लिए राजीव गांधी तमिलनाडु जरूर आएंगे और तमिलनाडु में भी खास तौर पर श्री पेरम्बदूर में उनकी एक बड़ी चुनावी रैली होने वाली थी। चुनाव में ये आम बात होती है कि किसी भी बड़े नेता का कार्यक्रम उसकी पार्टी पहले से ही पब्लिक कर देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाई जा सके। कांग्रेस ने भी यही किया। पहले से ही ऐलान हो गया कि 21 मई 1991 को राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर की चुनावी रैली में शामिल होंगे। और जैसे ही ये खबर एलटीटी तक पहुंची, शिवरासन के होठों पर एक मुस्कान आ गई। अब उसको तारीख मिल गई थी, जगह मिल गई थी, उसे तो अब बस राजीव गांधी की मौत को अंजाम देना बाकी था। 21 मई 1991 की तारीख पक्की हो चुकी थी। शिवरासन ने अपनी पूरी टीम के साथ 1 मई 1991 को ही तमिलनाडु पहुंचकर श्री पेरम्बदूर के आसपास डेरा जमा लिया था। वो उस हर हलचल पर नजर रख रहा था जो राजीव गांधी की रैली से जुड़ी थी। 21 मई 1991 के दिन राजीव गांधी का शेड्यूल बहुत बिजी था। सुबह से ही वो चुनावी रैलीज में जुटे हुए थे। पहले वो उड़ीसा के कोस्टल इलाकों में गए, वहाँ उन्होंने जनसंपर्क किया, लोगों से मिले। फिर वो विशाखापट्टनम गए, जहाँ उन्होंने कांग्रेसी प्रत्याशी उमा गणपति राजू के लिए चुनावी रैली की। विशाखापट्टनम में रैली खत्म होने के बाद उनका अगला पड़ाव था श्री पेरम्बदूर। उनकी फ्लाइट की तैयारी हो रही थी, लेकिन तभी खबर आई कि विमान में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। ये तय हुआ कि आज रात को राजीव गांधी विशाखापट्टनम में ही रुक जाएंगे और अगले दिन श्री पेरम्बदूर जाएंगे। राजीव गांधी सर्किट हाउस जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि अचानक एक पुलिस कांस्टेबल भागता हुआ आया और बोला, सर प्लेन ठीक हो गया है, अभी आप रवाना हो सकते हैं। और राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर चल पड़े। उनको नहीं पता था कि ये फैसला उनकी ज़िंदगी का आखिरी फैसला साबित होगा। रात के 10:12 पर राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर पहुंचे। जब राजीव गांधी वहां पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर कोई भी बंदा हैरान हो सकता था। एक फॉर्मर पीएम आने वाला था, लेकिन वहां ना तो कोई मेटल डिटेक्टर था, ना ही कोई ढंग का सिक्योरिटी अरेंजमेंट। बस कुछ गिने चुने तमिलनाडु पुलिस के कांस्टेबल वहां जरूर थे। लोग चारों तरफ से धक्का मुक्की कर रहे थे। राजीव गांधी के पर्सनल सिक्योरिटी असिस्टेंट प्रदीप गुप्ता ने भीड़ को पीछे करने की कोशिश की, लेकिन जनसैलाब इतना ज्यादा था कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इसी भीड़ में कहीं छुपे थे शिवरासन और उसकी टीम।
शिवरासन ने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था, उसके एक हाथ में नोटपैड था और दूसरे हाथ में पेन। कंधे पर कपड़े का एक झोला लटका हुआ था जिससे वो देखने में बिल्कुल एक लोकल पत्रकार जैसा लग रहा था। लोगों से वो बातें कर रहा था, कुछ नोट भी कर रहा था। इधर उधर उसकी नज़रें दौड़ती जा रही थी। अगर कोई उसे देखता तो उसे एक पल के लिए भी शक नहीं होता। सब उसे एक लोकल पत्रकार ही समझते। उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी धनु, ऑरेंज और हरे रंग का सलवार सूट पहनते हुए। हाथ में उसके चंदन की माला थी। उसके चेहरे पर एक शांत एक्सप्रेशन था। ना जाने वो वहाँ कब से खड़ी थी। वो तो बस इंतजार कर रही थी कि कब उसे इशारा मिले और कब वो अपना काम करे। राजीव गांधी अपनी गाड़ी से उतरे और भीड़ से मिलने लगे। लोग उन्हें मालाएं पहना रहे थे। वो हंसते हुए और मुस्कुराते हुए उन मालाओं को एक्सेप्ट कर रहे थे और साथ ही साथ रेड कारपेट पे आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उनके सामने एक छोटी बच्ची आई जो स्कूल के यूनिफॉर्म में थी। उस बच्ची का नाम था कोकिला। उसने एक कविता सुनाई। राजीव गांधी वहाँ कुछ पल के लिए रुक गए क्योंकि उन्हें बच्चे काफ़ी अच्छे लगते थे। जब वो कविता सुन रहे थे, ठीक उसी वक्त पीछे से शिवरासन ने धनु को इशारा किया कि जाओ। धनु आगे बढ़ी। भीड़ को चीरते हुए वो राजीव गांधी के करीब पहुंची। उसके हाथ में चंदन की माला थी। वो चंदन की माला उसने राजीव गांधी को बहुत ही सम्मान और इज्जत के साथ पहनाई। फिर वो राजीव गांधी के पैर छूने के बहाने नीचे झुकी। जैसे ही वो नीचे झुकी, उसने अपनी कमर पर बंधे आधे किलो से ज़्यादा विस्फोटक का बटन दबा दिया। बटन दबते ही एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा धमाका जिसने पूरी रात को चीर दिया। 46 साल के राजीव गांधी मौके पर ही शहीद हो गए। धनु भी उसी धमाके में ख़त्म हो गई और उनके साथ 17 और निर्दोष लोग भी मारे गए। पल भर में ही सब कुछ बदल गया था। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा सितारा उस दिन हमेशा के लिए बुझ गया था। धमाका होते ही शिवरासन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उस अफरा तफरी में, उस भीड़ की चीख पुकार में वो अपनी बची कुची टीम के साथ श्री पेरुम्बदूर से बाहर निकल गया। जहां हजारों लोगों की अफरा तफरी मची थी, वहीं शिवरासन चुपचाप वहां से गायब हो गया। इधर पूरे भारत में सन्नाटा था। पूरे भारत में दुख का माहौल था। जब ये खबर फैली तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि राजीव गांधी, जो शायद अगले चुनाव के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन जाते, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और ये भी पहली बार हुआ था कि भारत में इस तरह से इतने बड़े नेता को सुसाइड बॉम्बिंग से निशाना बनाया गया। ये झटका सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, ये पूरे देश की आत्मा पर लगा एक गहरा घाव था। इसके बाद एसआईटी बनी और इस हादसे की जांच शुरू हुई। इस एसआईटी की कमान सौंपी गई वरिष्ठ अधिकारी DR कार्तिकेयन को। जांच शुरू हुई। घटनास्थल की बारीकी से छानबीन की गई। हर सुराग को इकट्ठा किया गया और इस जांच के दौरान जांच टीम की नज़र एक कैमरे पर पड़ी। ये एक 35 mm का कैमरा था जो धमाके के बाद भी वहीं उसी जगह पर पड़ा हुआ था। ये कैमरा एक हरि बाबू नाम के फोटो जर्नलिस्ट का था, जिसे शिवरासन ने खुद इस ऑपरेशन के लिए रिक्रूट किया था। उसका काम था इस पूरे हमले को कैमरे में कैद करना और इसकी फिल्म बनाना। लेकिन धमाके में हरि बाबू खुद भी मारा गया और उसका कैमरा वहीं रह गया। एसआईटी ने जब उस कैमरे की फिल्म डेवलप की तो उसे जो तस्वीरें सामने आई वो चौंका देने वाली थी। उन तस्वीरों में पूरे हमले की झलकियां थी, हमलावरों के चेहरे थे और सबसे अहम बात, शिवरासन की एक साफ और क्लियर तस्वीर थी जिसमें वो धनु के साथ खड़ा दिख रहा है और धनु के हाथ में वही चंदन की माला थी। शुरू में एसआईटी के दिमाग में ये ख्याल आया कि एलटीटी इतना बड़ा सबूत वहाँ छोड़कर क्यों गई, लेकिन जल्द ही इसका जवाब भी उन्हें मिल गया। एलटीटी के अंदर एक खास यूनिट थी जिसका काम था हर बड़े हमले की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना। वो एक तरीके से पूरा इसको डॉक्यूमेंट करते थे ताकि जो नए कार्यकर्ता एलटीटी में जब रिक्रूट होते हैं, उन नए कार्यकर्ताओं को ये लोग इस वीडियो और पिक्चर्स को दिखाते थे ताकि वो उन्हें मोटिवेट कर सकें। ये कैमरा इसी पूरे प्रोसेस का हिस्सा था, लेकिन इस बार एलटीटी की यही बात उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर एसआईटी ने लोगों को पहचान लिया, उनसे पूछताछ हुई। 2 महीने के अंदर मुरुगन, नलिनी समेत एलटीटी के कई ऑपरेटिव गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन शिवरासन अभी भी फरार था। शिवरासन ने पहले से ही इतनी तैयारी करके रखी हुई थी कि उसका पकड़ा जाना इतना आसान नहीं था।
उसने तमिलनाडु में एक नहीं कई सेफ हाउस बना के रखे हुए थे। वो एक सेफ हाउस से दूसरे सेफ हाउस में शिफ्ट होता था और छिपता रहता था। चेन्नई और तमिलनाडु के कई दूसरे शहरों तक उसके बहुत सारे सेफ हाउसेस थे। जब तक पुलिस एक जगह पहुंचती तो वो वहां से निकलकर दूसरी जगह चला जाता। इसके अलावा उसने एक और शातिराना चाल चली। उसने एलटीटी के 11 ऐसे ऑपरेटिव बनाए जो देखने में हूबहू उसके जैसे लगते थे। फिर उन 11 लोगों को उसने अलग अलग तरीके की वेशभूषा पहना के तैयार किया। किसी को उसने मंदिर का पंडित बना दिया, किसी को मस्जिद का मौलवी, किसी के सर पे पगड़ी डाल के उसे सरदार बना दिया, तो किसी को चर्च का पादरी। इस तरीके से उसने इनको पूरे तमिलनाडु में अलग अलग तरीके से छोड़ दिया। शिवरासन चाहता था कि एजेंसीज जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएं और पुलिस की नज़र एक जगह पर ना टिके ताकि वो यहाँ से श्रीलंका भाग सके, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सका। और फिर पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिसने इस पूरी कहानी को ही पलट दिया। एसआईटी ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जो शिवरासन के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। पूछताछ में उसने एक सेफ हाउस का एड्रेस बताया। ये एड्रेस था 158 मुतमिल नगर, कोंडगियूर, चेन्नई। एसआईटी की टीम उस शख्स के साथ उस सेफ हाउस में पहुंची। उस शख्स ने एसआईटी की टीम को बताया कि वो जब भी यहाँ शिवरासन के साथ रहता था और शिवरासन किचन में जाता था तो वो उसको घर से बाहर निकाल देता था, और जब वो घर से बाहर खड़ा होता था और शिवरासन किचन में होता था तो उसे अंदर से कुछ टाइलें हटाने की आवाज़ आती थी। एसआईटी को जब ये पता चला तो उन्होंने वापस किचन में जाकर फ्लोर की कुछ टाइलें हटाई। फर्श के नीचे एक गुप्त खांचे में एसआईटी को 2 डायरियां और एक नोटबुक मिली, और यही डायरियां शिवरासन की बर्बादी का कारण बन गई। उन डायरियों में 1 मई 1991 से 23 मई 1991 तक, यानी हत्या के 2 दिन बाद तक का पूरा रिकॉर्ड था। टेलीफोन नंबर थे, एड्रेसेस थे, पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के डिटेल थे, कई लोगों के कोड नेम थे। पूरे नेटवर्क की एक एक कड़ी उन पन्नों में दर्ज थी। एसआईटी के लिए यह किसी सोने की खान से कम नहीं था। केस लगभग सुलझ चुका था। अब बस एक काम बाकी था, शिवरासन को पकड़ना। एसआईटी और पुलिस ने अपने काम की स्पीड और ज़्यादा तेज कर दी। तमिलनाडु में शिवरासन के सेफ हाउस अब एक एक करके बेकार होते जा रहे थे। पुलिस की जांच उसके दरवाजे तक आ पहुंची थी। उसे समझ में आ गया था कि अब यहाँ टिकना बहुत ही खतरनाक है, तो उसने एक और शातिराना चाल चली। उसने अपने आप को एक पानी के टैंकर में छुपा लिया और उस पानी के टैंकर को उसने चेन्नई से बेंगलुरु तक जाने के लिए कहा। चेन्नई से बेंगलुरु लगभग 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र है। रास्ते में उन्हें लगभग 8 से 10 चेक पॉइंट भी मिले। पुलिस हर गाड़ी को रोककर चेक कर रही थी, हर शख्स की जांच कर रही थी, लेकिन उन्हें उस टैंकर के अंदर छुपा शिवरासन नज़र नहीं आया। एक भी चेक पॉइंट पर वो पकड़ा नहीं गया और सीधे बेंगलुरु पहुंच गया। बेंगलुरु के आउटर इलाके में एक जगह है कोनाकुंटे। वहाँ एक छोटा सा एक सिंगल स्टोरी घर था। शिवरासन उसी घर में जाकर छुप गया और ये उसका लास्ट ठिकाना था। उस वक्त तक शिवरासन के सर पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित हो चुका था। एसआईटी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। पुलिस उसे ढूंढ रही थी और शिवरासन खुद भी ये जानता था कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है उसके पास। उसकी डायरियां पुलिस के हाथ में लग चुकी थी। उनमें वो हर नाम, वो हर पता, जहां पहुंचकर पुलिस उस तक पहुंच सकती थी, वो दर्ज था। वो समझ चुका था कि खेल लगभग ख़त्म हो चुका है। 19 अगस्त 1991 को राजीव गांधी की हत्या के ठीक 3 महीने बाद एसआईटी को कोनाकुंटे के उस मकान की भनक लग गई। एसआईटी की टीम वहां पहुंची और उन्होंने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया। शिवरासन के साथ उस घर में उस वक्त एलटीटी के 6 और ऑपरेटिव भी छुपे हुए थे। शिवरासन को पता था कि पुलिस बाहर खड़ी है और अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। पुलिस चाहती थी कि वो जिंदा पकड़ा जाए, उससे पूछताछ हो सके ताकि और राज उगलवाए जा सकें, लेकिन शिवरासन ने सरेंडर करने से साफ मना कर दिया। उसके और उसके साथियों के गले में एक साइनाइड का कैप्सूल हुआ करता था। पुलिस को उन्हें घेरे लगभग 36 घंटे हो गए थे और उन 36 घंटों में उसने एक एक करके अपने 6 साथियों को गले का साइनाइड कैप्सूल खाने को कहा और उन लोगों ने भी बिना एक पल को हिचकिचाए वैसा ही किया। एक के बाद एक 6 लोग उसी कमरे में वो साइनाइड का कैप्सूल खाने के बाद मर गए। 20 अगस्त 1991। अब तक शिवरासन को घेरे हुए पुलिस को लगभग 36 घंटे हो चुके थे। एसआईटी की टीम ने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर आ घुसी।
और ठीक उसी पल शिवरासन ने अपनी 9 mm की पिस्टल निकाली, अपनी कनपट्टी पर लगाई और ट्रिगर दबा दिया। वह नाइट जैक खत्म हो गया। पुलिस के हाथ में वो नहीं आया, वो जिंदा नहीं पकड़ा गया, लेकिन उसका अंत उसी कमरे में उसी के हाथों हुआ। और फिर पुलिस की नज़र उस कमरे पर पड़ी जहां 6 लाशें बिखरी पड़ी थी, जो शिवरासन के साथी थे और जिन्होंने उसके कहने पर साइनाइड के कैप्सूल को निगलकर अपनी जान दे दी थी। लेकिन भारत के ऐसे और अनसुने किस्से और ऐसी बहुत सारी दबी हुई सच्चाइयाँ अभी बाकी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें ये कहानी जाननी चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारा मोराल बढ़ाइए और बताइए कि अगला एपिसोड किस सब्जेक्ट के ऊपर बनाना चाहिए। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार और जय हिंद।